अब राकेश पढ़ा ही रहा हूं ना। देखो देख, पीएलसी पढ़ाया तुझे। अब अगर 5 नंबर का वो आ गया, भाई नहीं मना कर सकते कि नहीं आएगा, इसीलिए फिट होके जाओ। कमी क्यों रखनी है अपने। अभी तुम्हें 2 पॉइंट नेटवर्क बताऊंगा कल। हाँ तो रे भाई, हिम्मत करके फिर तुम्हें कराऊंगा ये। मैंने असल में उन्हें बोला था, उनसे मेरी फोन में बात नहीं हो रही। जो गुरुजी सुबह पढ़ाते हैं, मैंने उनको बोला था, लेकिन उनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ। सभाजी सर को ना, क्योंकि वो नॉर्मली इसमें पढ़ा ही रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों को ना। मैंने कहा अगर इन्हें पढ़ाओगे तो फिर मैंने कहा हमारे वाले को भी पढ़ा देना। तो पता नहीं इनका पढ़ाया नहीं पढ़ाया अभी। लेकिन इस वीक में तुम्हें करवा देंगे भी। कल पेपर दिया था ना, कैसा हुआ तेरा। ये तो बैठा तो था ये पेपर में। हम्म। ये लड़का कौन है। अरे मनीष है। चलो जी। पेपर कितने हो गए बाबू तुम्हारे। 22 हो गए। अरे वाह। 23वां कब है, कल। और परसों है 23वां। चलो जी, तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाते हैं इसमें बेटा, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान। ये हमारे बच्चों के पास में आईटीआई के पहले सेमेस्टर में होता है। भाई तुम लोग भी सुनना हो, तुम्हारे भी काम आएगा बच्चों। रूम पे मन लगने लगा। बहुत जल्दी लग गया। बस देहरादून में अपने आप को मन तक ही सीमित रखना। शहर बड़ा प्यारा है तो दिल जल्दी लग जाता है, तो इसीलिए बस मन ही लगाना। तो दिल लगाना खतरनाक है। ये लड़का पीड़ित है इस चीज से। नौकरी का इंतजार है, नौकरी सेट, और इधर बस। देखो फिजिक्स का मतलब होता है, साइंस का जो मीनिंग है वो होता है विज्ञान का मतलब जानना। ये होता है साइंस का मतलब। फिजिक्स का मतलब होता है अपने आसपास की चीजों का अध्ययन करना। ये फिजिक्स है। कुल मिलाकर हमें जितनी आसपास की चीजें हैं, गाड़ी क्यों चल रही है, गाड़ी का पहिया कैसे घूम रहा है, पंखा कैसे चल रहा है। ठीक है जी, अगर हम बॉल को कैच कर रहे हैं तो हमारे हाथ पीछे क्यों जा रहे हैं, हम अगर बॉल को फेंक रहे हैं तो किस तरह का मोशन है। मतलब अपने आसपास की चीजों का अध्ययन करना, उसका मतलब है जी फिजिक्स। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना है, बेसिक फिजिक्स में जनरली जो हमारे आईटीआई के बच्चों के लिए टीजी2 में 1-2 सवाल प्लस करवा सकती है। देखो अब तो हम इन्हें समेट रहे हैं, जो थोड़ा छोटे छोटी चीजें बची है ना, उनको समेटने की कोशिश है। तो जब आप पुराने पेपर को देखेंगे तो बीच बीच में कुछ साल में 2-2 सवाल डाल दिए उसने। तो यही सवाल ज्यादातर, अब देखो इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होल्स इनके बारे में तो बड़ी कॉमन जानकारी है। जनरली हमें सीखना है मैकेनिक्स। तो जो मैकेनिक्स पोर्शन होता है उसे जनरली हमें सीखना है, वो आ गया तो मतलब काम बन गया।
सबसे पहले शुरुआत तो हम यहां से करेंगे कि देखो बच्चों, एक होती है अदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है? मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो साइंस में तो मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा, जनरल साइंस, जनरल साइंस होता तो मैं अब तक आपसे 2 दिन तक तो सिर्फ बात ही करता साइंस के आसपास की चीजों की। मैं नॉर्मली आपके TG2 के एग्जाम में कुछ सवाल अगर यहां से आ गया तो आपका गलत नहीं होगा, इस उद्देश्य से आपका 1-1.5 घंटे का मेरा ये सेशन है। तो देखो, अदिश राशि का मतलब है वो राशियां जिनमें केवल परिणाम या मान होता है, दिशा नहीं होती। तो हम लोग लिखते हैं कि जिन राशियों में केवल या इकाइयों में केवल मान होता है, दिशा नहीं, वो अदिश राशि कहलाती है। जैसे बच्चों द्रव्यमान, है ना, जैसे दूरी, ऊष्मा, आवेश मतलब चार्ज भाई, धारा इत्यादि, ये सब क्या है जी? अदिश राशि। ठीक है भाई बच्चों। एक होता है जी सदिश राशि, जिनमें मान व दिशा दोनों होते हैं, जिनमें मान व दिशा दोनों होते हैं, वह सदिश राशियां कहलाती है। देखो बच्चों, जैसे हम लोग कहें विस्थापन, भाई हिंदी समझते हो बच्चों तुम? ये नहीं बच्चे, हिंदी समझ में आती है ना? जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, बल इत्यादि, त्वरण वरण सब आ गया इसमें ना। जब मैं लिखाऊंगा आपको तो साथ में भी लिखाऊंगा कि कौन सी है। चलो बेटा, ये तो था आदेश और सदेश की कहानी। देखो भाई, हमारे पास में जब हम इकाई कहते हैं तो हमारे पास में मूल इकाई होती है। पहले बताई थी एक दिन, मेजरमेंट में बताई थी मैंने मूल इकाइयां, लेकिन फिर भी बता दूं, मूल इकाई हमारे पास में कुल 7 है, लेकिन हमने देखो इन्हें तोड़ रखा है, बांट रखा है। पहले एक होती है हमारे पास में प्राइमरी फंडामेंटल यूनिट, यानी कि प्राथमिक। चलो आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, कुल लिख लो जी। जैसे लंबाई के लिए मीटर लिखा करते हो, बेटा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लिखा करते हो, बेटा समय के लिए सेकंड लिखा करते हो, धारा के लिए तापमान के लिए
केल्विन लिखा करते हो। और क्या बचा रहे? हाँ, ज्योति तीव्रता, कैंडला। और पदार्थ की मात्रा, तो बेटा पदार्थ की मात्रा ये आती है मोल। ये हमारे पास में मूल इकाइयां हैं। देखो भाई, हमारे पास में सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी है? 2, शाबाश। एक है समतल कोण, किसमें लिखते हैं? रेडियन। और प्यारे बच्चों, एक है ठोस कोण, इसे लिखते हो स्टेरेडियन। ठीक है भाई बच्चों। फिर याद रखना, देखो हमारे पास में एक सिस्टम है सीजीएस, यूनिट सिस्टम, जिसमें हम लोग दूरी को बेटा शाबाश सेंटीमीटर, शाबाश ग्राम और सेकंड में रखते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड बेटा रखते हैं। आज हमारी 150वें नंबर की क्लास है। और ये मानो जब तक पेपर नहीं होगा, सिलसिला जब तक हम जारी रखेंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए। और कितना इंतजार करेंगे बच्चे? कंप्यूटर पढ़ लिया जी आपने अब? हाँ यादव जी, वेरी गुड बेटा। सीजीएस को 2 टुकड़ों में रखते हैं। एक है ईएसयू और एक रखते हैं ईएमयू। फुल फॉर्म क्या है? यस, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। क्या क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, हम एक जैसे एफपीएस रखते हैं तो दूरी किसमें है? फुट, पाउंड और सेकंड। खैर चलिए, ये हमारी यूनिट की बात है। ठीक है यार। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेटा। देखिए, आपने ये पढ़ा होगा, एक शब्द होता है डिस्टेंस, जिसे आप कहते हो दूरी। पहली बात तो ये बेटा, दूरी का तात्पर्य दिशा से नहीं है। देखो, दूरी यहां से हम चले, हम जब कुछ दूरी तय कर रहे हैं, हम ये नहीं कि किस दिशा में है, भाई हम चले लो, दूरी तय तो हो रही है ना। देखो, विस्थापन एक अलग चीज होती है, दूरी एक अलग चीज होती है। तो हमेशा याद रखिए कि बेटा ये अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। जैसे हमने बेटा ये कहा कि ये बिंदु ए है, ए से बी तक, क्या लिखेंगे बेटा? ए से बी तक हम गए, यानी कि यहां से बाहर तक हम पहुंचे बेटा 1 किलोमीटर की दूरी तय करके। ठीक है जी। तुम्हारे लिए खाने का कुछ ले लिया हमने, क्या खाओगे? अरे नालायक, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। वाह, शाबाश। हाँ, हम तुम्हें याद दिला दे कि कोई टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी बढ़िया सा पर्व रख रहे हैं हम लोग 11 तारीख को। ये कौन है?
छोड़ कुछ नहीं रहा ये, आनंद जीवन का फूल ले रहा है ये। देखो 10 तारीख में और 11 तारीख में, 10 फरवरी और 11 फरवरी, ये दिन हमारे हैं। कोई घर नहीं जाएगा। ये सफाई का तो हमने रखा नहीं था, तुम लोग नहीं पहुंचे, कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन 10 और 11 ये कंपलसरी है। ठीक है जी, बढ़िया प्रोग्राम होगा, बढ़िया खाना पीना सब है। पीना नहीं है मतलब कोल्ड ड्रिंक और ये है। वेज है सर जो भी है। रजा साहब तो थोड़ी सी में हो जा। चले यहां से ए से बी पहुंचे और बी से फिर हम दूरी तय करके बेटा ए पर आ गए। तो देखो हम दूरी कितने लिखेंगे, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी हमारी अदिश राशि है, दूरी को डायरेक्टली हम लोग अपना जोड़ते हुए चलेंगे। कुल मिला के ये समझ ले कि तय करने में पेट्रोल डीजल लगेगा ही लगेगा, है जी। देखो जी, फिर एक होता है बेटा गति, जिसे आप कहते हो स्पीड। स्पीड भी बेटा अदिश राशि है। स्पीड हमारी अदिश राशि है। वैसे अगर दूरी को परिभाषित किया जाता है तो साइंस में ये कहते हैं एकांक गति से एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग 1 मीटर कंसीडर करते हैं। यहां आ जाओ, देखो जैसे हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड बराबर में दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय कितना हुआ जी, मीटर पर सेकंड। बेटा अदिश राशि है ना कि सदिश, याद रहेगा। देखो एक चीज को याद रखना कि हमारे गाड़ी के मीटर में 2 मीटर होते हैं जनरली। एक होता है स्पीडोमीटर, जब तुम आईटीआई करते हो ना पहले सेमेस्टर में है एक चैप्टर पूरा ये। स्पीडोमीटर का काम है, देखो ये है गति बताता है, यह है गति नापता है, बताता है कि भाई इतनी तेजी से चल रही है गाड़ी। और एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर ये बताता है कि आपके व्हीकल कितनी दूरी तय कर चुका है। तो बेटा ओडोमीटर हमेशा याद रखिएगा दूरी बताता है। स्पीडोमीटर यह गति बताता है और ओडोमीटर बेटा हमेशा दूरी बताता है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। देखो हमेशा याद रखिए बेटा, जो विस्थापन होता है ये एक सदिश राशि है। दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश राशि है। अभी जनरल साइंस तो होता ही है, मतलब जनरल स्टडीज तो पढ़ते ही हो तुम, तो ये मान लो ये जनरल स्टडीज में भी काम आएगा तुम्हें। ये सदिश राशि है। देखो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शुरुआती बिंदु से निश्चित दिशा में, या कुल मिलाकर आप ये कह दो कि किसी निर्धारित दिशा में दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखो हमारा कहने का मतलब ये है,
हम बेटा यहां से चले, ए से बी पहुंचे, ये 1 किलोमीटर हम चले, फिर हम 1 किलोमीटर चले, हम सी पर पहुंचे हैं। आपसे पूछा है दूरी बताओ। अरे दूरी यार दोस्त, यहां से चलकर यहां तक, तो दूरी कितनी है बेटा? 2 किलोमीटर, ये दूरी है। यहां पर जो दूरी है ये आएगी बेटा 2। विस्थापन क्या है? विस्थापन होगा यहां से ये, तो भाई ये अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 1 पॉइंट, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन 1.41 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट अलग है, दूरी अलग है। जैसे कई बार सवाल आ जाता है, हम ए यहां से चले, बी, हम पहले यहां तक गए जी 1 किलोमीटर, फिर हम वापस आ गए बिंदु ए पर 1 किलोमीटर, दूरी कितनी यार दोस्त? विस्थापन 0। तो इसमें जब हम यहां से इस तरफ चले फिर वापस, तो दूरी 2 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 0। कल नंबर 2.8 और परसों पढ़ाऊंगा तुम्हें एसी टू डीसी कन्वर्टर। हम्म हम्म टोटल टोटल अर्थमेटिक सम कर दो डायरेक्ट, और क्या, दिशा का मतलब ही नहीं इसमें। भाई यहां से यहां चलोगे तेल लगेगा गाड़ी में, यहां से यहां, भाई ये तो तुमने डायरेक्ट लाइन खींच दी ना, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है विस्थापन। देखो यहां से मैं गाड़ी लेके बाहर गया, तुम्हारे लिए मैंने रसगुल्ले लिए, खुश हो गए, और फिर यहीं आ गया, तो विस्थापन 0 था, लेकिन बाहर से जाना और आना दूरी 2 किलोमीटर ये था। देख सब मुंह में पानी आ गया यार इसके, ऐसे कर रहा है ये। हाँ, एक दिन एक एक बच्चा, ये हो बैक करें, एक दिन एक भाई साहब का फोन पकड़ा गया था, लाए तो थे कुछ, आज नहीं लाया टेलीफोन। अरे इस क्लास में तो बोल रखा मैंने, आज मैंने दिन में पकड़ा एक बच्चे का फोन, बढ़िया 15-20 हजार का फोन था। हम्म पैसे उधार थे यार पैसे। हेलो दोस्त, क्या? हम्म हाँ बाय कर दो बस, बाय। बस बस बस, चलो जाओ चीकू, बाय। इसको पूछो कि क्या पसंद है कि खाना, फिर वीडियो दिखाता है, फिर दोबारा पूछो क्या खाना, तो वीडियो दिखाता है, इसमें कहता है फोकट का खाना, प्रॉपर वीडियो दिखाता है। आजकल एक्सपर्ट हो गया ये, अपने आप जिद करता है कि ये फोन दो, कार्टून दो, अपने आप जिद करता है कि फोन दो मुझे, कार्टून दिखाओ। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखते हैं, देखो नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग, वेलोसिटी। वेलोसिटी या जिसे हम लिखते हैं वेग। बस ये मोटी मोटी चीजें लिखा रहा हूं तुम्हें। ये क्या रहती है जी?
सदिश राशि है। किसी निर्धारित दिशा में गति को, ठीक है जी, स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि निर्धारित दिशा में गति को, देखो जब गति निकालते हैं ना, इसमें इंटर डायरेक्शन क्या है, तुमने तोड़ फोड़ गलियों में कैसे भगा रखी, मतलब वो गति है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप निकालते हो वो वेग होता है। तो हम कहते हैं कि किसी निर्धारित दिशा में वेग को, वो सॉरी गति को वेग कहते हैं। गति को कहते हैं। जैसे आपने ये लिखा है दूरी बटे समय ना, अगर आप प्यारे बच्चों औसत गति निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय, अगर इसी में आप औसत गति लिखेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय। वेलोसिटी क्या हो गया भाई, सदिश राशि किसी निर्धारित दिशा में गति को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर में क्या रखेंगे बच्चों, विस्थापन बटे समय। तो भाई इकाई कितनी है, मीटर पर सेकंड, लिख दिया जी। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, रेलवे में अगर भर्ती आ जाए, पहले तो यूपी पीसीएल पे फोकस रखो, अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो। रेलवे में भर्ती आ जाए तो तुम्हें साइंस इतना ज़बरदस्त करा के भेजूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हंसते हंसते बहुत अच्छा साइंस, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मतलब यही नहीं है कि हमें पता नहीं कितना एडवांस पढ़ना है। रेलवे में साइंस का आता तो बहुत गहराई में है, लेकिन तुम रट्टा मारोगे तो नहीं चलेगा काम। मतलब जो चीज़ मैंने तुम्हें अब तक पढ़ाई है, मैं ये एक एक चीज़ को ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ ग्राफ से। लेकिन अब हम तो खैर TG2 में एक दो नंबर आ जाए तो उसे प्लस करना अभी तो उद्देश्य, अभी हमारा है ही नहीं रेलवे पे उद्देश्य कुछ। देखो हमेशा याद रखना भाई, जो यू है ये हमने लिया है जी आरंभिक वेग, इनिशियली वेलोसिटी, और भाई वी है अंतिम वेग। तो यहां पर बेटा औसत जो वेग होगा वो होगा u प्लस वी बटे 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, u प्लस वी अपॉन 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। चलो ये नेक्स्ट लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये भी एक सदिश राशि है। सिर्फ मैकेनिक्स पार्ट करो, ये क्या है भाई, एक सदिश राशि। देखो जी इसमें हम लिखते हैं कि वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। प्यारे बच्चों ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। अरे v माइनस यू वेग परिवर्तन और पॉन टी मतलब दर, तो v माइनस यू बाई टी। इकाई देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रहेगा।
देखो अगर हम ये कहें u बराबर 0 कब है? अरे जब कुछ नहीं चल रहा, विराम अवस्था में है। कोई विराम अवस्था से शुरू करेगी तो u बराबर 0। आरंभिक वेग यही तो, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा आरंभिक वेग क्या है? शून्य। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया जी? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। ये भी क्या है? हमारी सदिश राशि है। दिमाग में सेट हो गया? अब देखो 3 समीकरण है गति के। गति की समीकरण, पहला है v बराबर u प्लस ए टी। देखो भाई ये है, और ये संबंध बताता है वेग और समय में। ये ज्यादा जरूरी है यार। पहले समीकरण किसमें है? वेग और समय। b s बराबर, s क्या बेटा? विस्थापन, पोजीशन एक। s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बताता है बेटा पोजीशन और टाइम के बीच। सी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a s। ये बताता है पोजीशन और वेग यानी वेलोसिटी के बीच। तीनों लिख लिया भाई। ये है जी गति की समीकरण। तो राकेश बाबू आजकल कितना पढ़ाई चल रही? सैटरडे को हमने क्लास ली थी, कुछ दिमाग में बैठी थी, हमने क्या अवॉइड करने को बोला था? हैं? आउटपुट मिलना चाहिए। बिना आउटपुट मिले क्या करोगे? सिर्फ 7-8 घंटा पढ़ते हो? अच्छा, बाकी में आउटपुट नहीं देते फिर तुम? हम्म। नहीं वो तो चल पढ़ाई से संबंधित है, हमने कुछ और भी कहा था उसमें। क्या नहीं करना है? कर रहे हो? नहीं, किसी को अगर जैसे गांव देहात में होता है ना, किसी को बर्बाद करना हो, तो मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी बताया था, पहले उसे थोड़ा थोड़ा सिगरेट विगरेट पे लगाओ ना? अगर बर्बाद करना है ना। है? हाँ मतलब अपने से दो, वो ना खरीदे, उसको अपने से पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ा सा थोड़ा ब्रेन वॉश करो। ये बियर है, ये पेट साफ रखती है, ये दारू नहीं है, तो उसे फिर बियर पे लगाओ। है? स्टोन स्टोन को समझाओ जैसे मन समझ जाए, फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर धीरे से इसे किसी दिन बियर की जगह की ये इससे भी बढ़ जाए, मेन जो गुट्टी है वो दे दो। 2-3 महीने किसी को अगर चाहो, अपना हो गया काम सेट। है? एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए ना। अब हम दूसरे, ए भाई तेरा दोस्त बहुत खतरनाक है। हम्म। तो सर मतलब हम जान नहीं रहे थे, इतना छोटा सा था डिब्बा, वो आता है ना सर 100 रुपए मिलता है, तो हमसे बोला कि दो, और सर इतना सा दिया। हम कहा यार जब दे रहे तो भर के दो यार इतना सा दे कोल्ड ड्रिंक। तो सर बोला कि पहले इतना पियो फिर अभी मिल रहा है। तो हम समझ गए इसमें घपला है, थोड़ा सब पिए तो हमको मतलब
लग गया कि गड़बड़। उसको बहुत डांटे, बोला यार हम लोग पी रहे हैं तुम नहीं पी रहे हो। देखो पॉइंट यही था कि नहीं करना चाहिए। अब दूसरा तरीका मैं सिखाता हूं। आजकल वर्तमान स्थिति में ये कोई आदत मत लगाओ, ठीक है, उसे एक आदत लगा दो। क्या तेवतिया जी, ये कोई आदत मत लगाओ, उसे एक आदत लगा दो। मोबाइल फोन और ग्रुप, मोबाइल फोन दे दो और जो 50-60 ग्रुप हो, अगर वो कंपटीशन में बहुत अच्छा चल रहा है तो इसकी जो फोन आप गिफ्ट करो ना इसे, उसमें पहले से टेलीग्राम में 100 ग्रुप हो और सारे ग्रुप उस एग्जाम से रिलेटेड हो। यूपीपीएससी T2 को फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, तूफान ला देंगे, पेपर हो जाएगा, कैसे, इस तरह के नाम हो। अरे नहीं, तुम ऐसे लड़ाई लोड़ी मत क्या करो। हमारी वजह से काहे की दुश्मनी ले रहे हो? इसमें एक दुनिया सब अपना रोल अदा करने आई है, रोल अदा करेंगे, कुछ अच्छे से कुछ बुरे से, उसके बाद निकल लेंगे। बोलने के बाद ग्रुप में सब मैसेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर तुम रह नहीं पाओगे वहां जहाँ रह रहे हो। ये इसने बोला? हाँ? इसने बोला? नहीं, और लड़के के पास फोन करते। अरे चलो, अबे तो लखनऊ से हमारे पास रहते कोई नहीं फोन करता। कोई दिक्कत नहीं है, सब लड़ाई लुड़ी ना करो, अपना पढ़ो, आगे बढ़ो। देखो जी, बल पढ़ते हैं हम, ये था हमारा बेसिक मैकेनिक्स में। एक शब्द होता है फोर्स या बल। देखो जी, फोर्स या बल का मतलब होता है किसी भी वस्तु को, हाँ जी, अपनी तरफ खींचना या धक्का देना। देखो पहली बात तो बेटा, ये भी एक सदिश राशि है, एफ से डिनोट करने वाले हैं और यूनिट हमारी न्यूटन। तो जनरली अगर शॉर्ट में देखें तो पुश या पुल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना या धक्का देना बेटा, इसे क्या कहेंगे हम? बल। देखो कमाल की चीज है, इस दुनिया में बिना बल के कुछ संभव है नहीं। ठीक है भाई? अच्छा जी, है। अब याद रखना कि यदि हम बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा और एक ये कोई वस्तु है, देखो जी, हमने दो बराबर और विपरीत फोर्स लगा दिए, ठीक है। हमने यहां पर कहा कि देखिए जी, F1 बराबर माइनस के F2 है, तो इसमें कुछ विस्थापन होगा क्या? नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर यहां पर परिणामी जो बल मिलेगा वो कितना? 0। तो बेटा इन्हें कहा जाता है बैलेंस फोर्स। ठीक है जी, क्या कहेंगे? संतुलित बल। जैसे हमने कुछ फोर्स लगाया, सिर्फ हमने ही फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन भी अपोजिट में काम कर रहा है। हमने 2 न्यूटन लगाए, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो मतलब हमारे द्वारा लगाया गया 2 न्यूटन को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया, क्योंकि घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। तो यानी कि जब परिणामी जो बल है वो शून्य आए तो ये है बैलेंस। अब देखो ये F1 है, ये हमारा F2 है बेटा, ये F1 नॉट इक्वल टू F2, तो भाई जिस तरफ से ज्यादा फोर्स होगा वो उसे धक्का देना शुरू कर देगा। तो यहां पर देखिए, बैलेंस फोर्स का मतलब होगा बेटा कोई विस्थापन नहीं है, कोई विस्थापन नहीं जी। और यहां पर क्या होगा भाई? किसी दिशा में
विस्थापन होगा। ये तो हमारी बल की नॉर्मल सी कहानी थी। देखो बल को वैसे जब हमारे पास न्यूटन के नियम आए थे तो सबसे पहले 350 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसवी पूर्व, अरस्तु ने ये बता दिया था हमें, मतलब मोशन के बारे में, बल के न्यूटन्स जो लॉ आए हैं जिस बेसिस पे लिखे गए हैं। फिर बाद में गैलीलियो ने इसको प्रमाणित किया और गैलीलियो को आधार मानकर फिर न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए। तो बेटा यहां पर ये जरूर सीखना है, हमारे पास है न्यूटन्स लॉ। देखो जी न्यूटन के नियम क्या क्या है। न्यूटन के 3 नियम हैं, तीनों और उनके एग्जाम्पल, वो थोड़ा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों पहला नियम बताइए क्या है। बिल्कुल पहला नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, रखी हुई है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या वो गति कर रही है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन तब तक नहीं होगी जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है भाई। तो बेटा इसी को जाना गया जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम मतलब इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे तुम गाड़ी में चलते हो ना, स्टार्ट करते हैं तो तुमने देखा होगा ऐसे नहीं होते, एकदम ब्रेक लगते हुए आगे नहीं जाते। फिर इससे भी स्टाइलिश चीज, तुम खिड़की पे खड़े हो या अंदर बैठे हो, गाड़ी जब मोड़ लेती है तो तुम नहीं ऐसे होते, टर्न पे, मोड़ पे। तो ये दर्शाती है जड़त्व को, यानी कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना। देखो कमाल की चीज बेटा, जो इनर्शिया है, जड़त्व, जड़त्व का मतलब है किसी वस्तु का, जैसे ये है, इसके लिए मुझे बल इसलिए तो लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये विरोध कर रही है उठने का। विरोध नहीं करते 0 न्यूटन से नहीं काम हो जाता, तो ये विरोध कर रही है उठने का, तो इसका वो गुण जो विरोध कर रहा है, मैंने इसके विरोध को हटाने के लिए मैंने बल लगा दिया। तो प्रत्येक वस्तु का वो गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हो, जड़त्व कहलाता है। तो हम कहते हैं इसमें वस्तु का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। ठीक है भाई। अब जड़त्व से ही बना है द्रव्यमान। बच्चों यार द्रव्यमान और वेट 2 अलग अलग चीजें भी बताने वाला हूं मैं। जड़त्व मापन को
ये सब हम 8वीं 9वीं की बात कर रहे हैं। जड़त्व मापन को द्रव्यमान कहा जाता है। यानी किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या दर्शाती है? द्रव्यमान। तो हम लोग कहते हैं कि जड़त्व मापन को द्रव्यमान कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो द्रव्यमान है, एम से करते हो आप डिनोट, किलोग्राम में लिखते हो, ये बेटा एक अदिश राशि है। तो ये हमारा पहले नियम है जी। हम्म लिख लिया सबने? चलो, ये तो न्यूटन का पहला नियम था जी। प्रथम नियम था हमारा जड़त्व को समर्पित। अब दूसरे नियम से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ी देर हो रहा है, लगभग 20-30 मिनट रुको। हो गया भाई? चलो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा संवेग, जिसे कहते हैं मोमेंटम। देखो प्यारे बच्चों, जो संवेग होता है, हाँ, ये सदिश राशि है। ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि m और वेग। वेग वैसे v माइनस यू, लेकिन हम शुरुआत को मान के चल रहे हैं कि भाई मोमेंटम संवेग की बात कर रहे हैं, तो u बराबर 0। तो भाई ये बताइए कि यूनिट क्या? किलोग्राम मीटर पर ना सेकंड सिर्फ। तो ये होता है जी द्रव्यमान और वेलोसिटी, ये कहलाता है संवेग। देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्त, एक शब्द होता है आवेग, इसे लिखा करते हो इम्पल्स। डेफिनेटली सदिश ही है। क्या कहलाती है? इम्पल्स। आवेग क्या होता है? टरबाइन। ओ ना लगे, फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो पावर से यार इसके नाम पे तो, इस प्रिंसिपल पर इम्पल्स टरबाइन काम क्या करती थी, इस वजह से इम्पल्स टरबाइन रखा। लेकिन इम्पल्स क्या होता है ये बताएगा? पता तो है यार, इसे बताना। 1/, जब बहुत कम समय के लिए, फिर आगे बोला ना किसी ने, कुछ बोलो। हाँ हाँ, ये बॉल है, बॉल बॉल। मान लिया बॉल है,
मैंने बहुत तेजी के साथ में बॉलिंग कर रहा हूं मैं, ये बैट है, अगर मैं बॉल से मार रहा हूं या बॉल को हिट कर रहा हूं तो यहाँ जाएगी। ये बताओ बैट इस पे फोर्स कितने सेकंड्स के लिए लगाता है बेटा, देना चबा गया ऐसे, चल रहने दे, नहीं चल रहे, रहने दे, चल छोड़। बैट कितने कम समय के लिए लगा रहा है ना फोर्स, है ना, तो लेकिन बॉल जाती तो बहुत दूर उड़ती हुई फिर। तो जब बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत कम समय के लिए अप्लाई होता है उसको कहा जाता है इंपल्स। जब बहुत कम समय के लिए बहुत उच्च बल लगता है तो इसे आवेग कहते हैं। ठीक है भाई बच्चों, और देखो एक सेंटेंस और बहुत कमाल का है, और ये इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाता है, लेकिन यहां देखो संवेग परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। नहीं समझे? बॉल फेंकी, बॉल फेंकी, प्लेयर तो, बॉलर ने बॉल फेंकी, द्रव्यमान तो वही था एम, वेलोसिटी फेंकने की कुछ और है और बैट से लग के कुछ और है। तो संवेग परिवर्तन एम यू माइनस एम वी, अरे यार मास इंटू वेलोसिटी, तो संवेग परिवर्तन क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। इसलिए बेटा आवेग को आप लिखा करते हो बल गुणा समय, और ये आता है न्यूटन सेकंड। बड़ा ही जरूरी चीज है। अब चलते हैं न्यूटन के दूसरे नियम पर। न्यूटन ने दूसरा नियम दिया, सेकंड लॉ। देखो जी, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, यानी कि F समानुपाती एम वी माइनस एम यू बटे टी। अरे भाई संवेग, पहले वेलोसिटी यू है, अब क्या है, वी है। तो भाई बच्चों आपने एम वी माइनस यू बटे टी क्या लिखा रखा है, ये त्वरण। तो इसी को सॉल्व करके तुम लिख लेते हो यार, एफ बराबर एम ए, तो या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है जी, न्यूटन। अच्छा इसे किसका नियम कहा गया, सेकंड लॉ को, संवेग लॉ ऑफ मोमेंटम। रियल में कहा यह गया वास्तविकता का नियम, लॉ ऑफ रियलिटी। मतलब लॉ ऑफ मोमेंटम तो ठीक है, लेकिन और गहराई में जाए तो वास्तविकता का नियम कहा गया। तीसरा देखो भाई बच्चों, ये ए है, ये कोई वस्तु बी है, तो ए जितना बल
बी पर लगाएगा, बी भी उतना ही बल ए पर लगाएगा। इसे क्या किया गया? क्रिया प्रतिक्रिया। यदि कोई वस्तु ए दूसरी वस्तु बी पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु बी भी ए पर बराबर व विपरीत बल लगाती है। इसे क्या कहा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे रॉकेट नहीं है, रॉकेट उड़ रहा है, बंदूक चला रहे हैं, जैसे गोली जितना बल आगे की तरफ उतना ही पीछे की तरफ। हम जो चल रहे हैं देखो पृथ्वी पे ना, तो हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो हम आगे जा रहे हैं। लिख लिया भाई बच्चों सबने? लिखो लिखो। अभी आ रहा हूँ, जरा मैं पढ़ो इसे एक बार। नहीं यार, मतलब नहीं होना चाहिए क्या? है? नहीं, हमने कल की वीडियो में बोला था, परसों की में 30 डेज का प्लान दिया भी हमने बच्चों को। चलो चल। एक दो लड़के सर हमारे पास पहुंचे तो बोले कि यार सर बता दीजिए कि 12 घंटा अच्छा घंटा अपना मतलब थ्योरी रिवीजन करना। हाँ, यार फिर हम नाटक कब पढ़ेंगे? हम क्या उसे बोले ना, बाद में तो सर बोले हैं अरे यार पूरे पेपर का एनालिसिस मैंने पूरा बोला ना, पूरे पेपर का एनालिसिस मतलब इवन कंप्यूटर तक करोगे ना। आप बोले भी हैं सर उसमें कि मतलब इसमें भाई मैंने कहा 1.5 से पहले शुरुआती दौर में 3 आवर मतलब पेपर, कमी ढूंढने में। कमी को दूर करोगे तो कमी सिर्फ टेक्निकल में ही है,
नॉन टेक भी तो है ना, उसे फिर दूर करने का समय मैंने अलग बताया है ना। क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे कि यार सब सब्जेक्ट को आदत नहीं बनाओगे ना डेली रूटीन में या एक एक दिन के गैप से, तब तक चीज़ें भूलते रहोगे। जब एक बार रूटीन में आ जाएगी और आदत बन जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको नॉर्मली याद रहने लग जाएंगे। एक दो दिन का गैप लो, फिर रिवाइज कर लो मोटा मोटा, फिर रिवाइज कर लो। और बहुत लंबा मत रखना इसे, 5-6 दिन का, एक वीक का रखो। जैसे आज से शुरू है मंडे सैटरडे रखो, मंडे से सैटरडे। 25 पेपर का मतलब बहुत अच्छे खासे पेपर है यार, उन्हीं को बार बार आप सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन रट के नहीं। जैसे सवाल आता है आप लोगों में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों में आजकल दिक्कत ये है कि जैसे सवाल आ गया, उसने कर लिया, उसे पहले से पता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में है, तो वो सवाल करते ही पूरा भूल जाता है कि मुझे तो आ गया। यार बात वो नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस करवाने का मतलब ये था कि भाई ट्रांसफार्मर तुम्हें पूरा आता है, तो जब भी आप आंखें बंद करें तो आपको ट्रांसफार्मर की ना पिक्चर दिखे कि हम EMF इक्वेशन सर ने ये कहा था, इसमें सर ने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बताया था कि गलती यहाँ होती है, तो ये भी मुझे याद रखना है। जैसे मैंने 3 तरीके से EMF इक्वेशन लिखवा दी तुम्हें ट्रांसफार्मर की। कैसे? एक एवरेज, एक RMS और एक पीक। और मैंने कहा कि गलत होने की संभावना है। फिर आप लोगों की कमी क्या है, जो मैं नोटिस करता हूँ कि आप सवाल पर थोड़ा कम फोकस रहता है, और सवाल पर अगर फोकस बढ़िया तो ऑप्शन में नहीं रहता। तो ये कहाँ की, ये खुद की कमी है तुम्हारी, उस पर काम कैसे करना है तुम्हें करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सोचते हैं कि मतलब आज इसको नया पढ़ेंगे, लेकिन सर सोचते हैं मतलब फिर लगता है कि पुराना वाला भूल जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना है, ऐसा होता है ये पेपर तक, ऐसा कुछ है नहीं मतलब। जैसे सर अब हमको SCR थोड़ा सा दिक्कत है, उसको पढ़ना था। अब सर हम 3 दिन से डिले कर रहे हैं SCR को। डिले मत करो ना, एक दिन तो उठा के सर लपेट ऐसे दो। हम सोच रहे पावर हाँ सिस्टम भूल जाएंगे, फिर मशीन भूल जाएंगे। भाई, मैं तुझे एक चीज़ बताऊं, मैं जब क्लास में आता हूँ ना, तो मुझे रियल में नहीं पता कि आज होगा क्या, मैं ब्लैंक होता हूँ। क्लास में आता हूँ, कनेक्टिविटी बनती है, फिर पढ़ाने लग जाता हूँ। तो वो नेचुरल फिनोमिना है। कई बार मुझे लगता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं आज क्लास में करवाना क्या था, यार ये टॉपिक कैसे था। तो कई बार वो इंसान को लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो सुधार की तरफ जाएगा। जिस दिन वो फीलिंग आने लगी कि मैं तो परफेक्ट हूँ, तो वो थोड़ा है ना सुधार करेगा। तो हमेशा लगना चाहिए। जैसे हर बार मशीन पढ़ाने के बाद मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार कुछ और होना चाहिए था। फिर मैं अलग राइटर की किताब उठाता हूँ। पिछले 3 दिन में कम से कम 7 से 8 किताबें मंगा दी होगी मैंने, कोई इस राइटर की, क्यों मुझे किताब खरीदने का बड़ा शौक है। और फिर उसमें सिर्फ एक चीज़ तलाशता हूँ मैं, एक किताब 4 से 5 दिन भाई, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देता। 4 से 5 में सिर्फ ये ढूंढता हूँ कि जो मुझे नहीं आता ये किस में है। तो यार हर एक किताब में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो फिर हमेशा अंदर से ये फीलिंग आती है कि यार नहीं, इन वालों को ये कराया था, नेक्स्ट वालों को इससे भी ज़्यादा कराना है। वो इंसान की फितरत है, होनी चाहिए। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि नहीं मुझे तो जो आ गया बस वही सुपर है, तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, तलाशना बंद कर दूंगा नई चीज़ को, फिर दिक्कत है। तो वो होना चाहिए कि यार भूल जाएंगे, डर तो हो तभी तो तू बार बार पढ़ेगा यार दोस्त। तो वो होना चाहिए, उसमें कोई घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी के चक्कर में तू SCR को छोड़ रहा है ना, फिर तो डिले मत करो। टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर रेशियो है सर, उसमें हमको दिक्कत है। उसको हम मतलब उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं सर, सोच रहे हैं भूल जाएंगे। और क्या दोबारा क्या, याद कर रहे हैं, रिवीजन कर चल रहे हैं। एक सवाल है, आ गया तूने छोड़ दिया, भूल गया, बाकी की बात क्यों लगा रहा है उसे एक के चक्कर में। मैं क्या कहा था, अवॉइड सोशल मीडिया और अवॉइड कंफर्ट जोन, इससे बाहर आ जाओ। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अरे कबीर के दोहे रहीम के सुने होंगे, करत करत अभ्यास, एक दिन रिवाइज करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 30 दिन करो, कहाँ बचेगा। एग्जाम में फेल हो गए, एक बार हो गए ना, ठीक है, हो गए तो हो गए। अब क्या ऐसे बैठ के रोते रहोगे, हो गए तो हो गए। फेल कौन नहीं होता इस दुनिया में, जिसने फेलियर नहीं देखे उसे सफलता का क्या पता। जब हमेशा चीनी चीनी खाई है तो क्या पता नमक का फायदा क्या। फेलियर जरूरी है,
लेकिन हम सुबह भी एक चीज़ बता रहे थे बच्चों को कि जो सफलता को बहुत ज़्यादा चाह और पाने की कोशिश करता है ना, उसे नहीं मिला करती। सफलता को पाने के लिए कोशिश मत करो, सफलता के लिए सीखने की कोशिश करो, डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। तुम लोग ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, जितना मैं अंदाजा लगा पाता हूँ तुम्हारे दिमाग को देखकर या तुम्हारी बातों से, तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अतिरिक्त बोझ बहुत ज़्यादा है दिमाग पे। ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे वो, ओवर थिंकिंग पे ज़्यादा जा रहा है तुम्हारी ऊर्जा। ओवर थिंकिंग मत करो। इसने तो मुझे ये कह दिया था, मैं ये कर लूँगा, पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं इससे आएगा। तुम्हें अपने ऊपर तो डाउट है ही, अपने नोट्स के ऊपर भी डाउट है, समस्याएं तो आएंगी। नहीं नहीं, खुद पे होगा थोड़ा बहुत तो ओवर थिंकिंग कर रहे यार, यू आर ए सुपर। आपने जितनी चीजें पढ़ ली बस उन्हें संभालने की जरूरत है, और कुछ नहीं। बाकी आसपास भी नहीं हमें पता है। तुम दूसरे को अपने से भयंकर सोच के तुमने दूसरे को मान रखा है कि भाई जो है मतलब दूसरा है, मैं तो नील बटा सन्नाटा हूं। तुमने खुद अपने आप को हारा हुआ माना हुआ। आपको जो चीज आती है ना दोस्त, अब देख, मुझे एक दो ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे अपने बीटेक के टाइम से कभी भी पढ़ाने में, मतलब मैंने कभी भी ना पढ़ने में अच्छा लगा, ना कभी मैंने फिर पढ़ाने में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप मुझे कहो डिजिटल पढ़ा दो तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि अभी तक डिजिटल गुरुजी से पहले सारे बैचेज में मैं ही पढ़ाता था। अभी भी कितनी बार होता है मैं डिजिटल पढ़ाता हूँ। बेट से कंट्रोल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तुम मुझे एनालॉग 2 दे दो, आप मुझे, मतलब एक होती है ना नॉर्मल जेई को पढ़ाना, पढ़ाने एक अलग बात होती है, एक अंदर से खुशी अलग होती है। आप मुझे एनालॉग 2 बोलने लगो, गुरुजी तुम इसे पढ़ा तो दूंगा, लेकिन झेल लगेगी मुझे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाते हुए 1 घंटे क्लास में 4 बार घड़ी में समय देख लेता हूँ कि कब होगा समय। आप मुझे बोलो कि सर ये मशीन पावर मेजरमेंट ये पढ़ा लो, सुबह शाम तक कहानी सुनाता रहूँगा तुम्हें इनमें बढ़िया बढ़िया, तो क्योंकि इनमें मुझे मज़ा आ रहा है। अब क्या मैं एक सब्जेक्ट की वजह से अपने आप को ये मानूं कि मुझे कुछ नहीं आता? भाई मैं कॉन्फिडेंट कहाँ से हूँ भाई, जितनी मुझे आती है, मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं कब 2000 फॉर्मूला स्टोर है, ज़्यादा ही होंगे। सुन लो तुम शुरू से लास्ट तक सारे सुना दूंगा तुम्हें, पावर सिस्टम से लेकर जो याद नहीं है उसका तरीका पता है कि डेरिवेशन कैसे होगा, मशीन के सुन लो, मेजरमेंट के सुन लो, कितने सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सुन लो, सारे याद है। तो भाई मैं तो जो मुझे आता है मैं उसे सोच के कॉन्फिडेंस महसूस करूंगा ना। जो मुझे नहीं आता मैं उसे लेके क्यों बैठूं, क्यों घबराऊंगा बताओ? तो अब उल्टा हो रहा है, तुम्हें जो चीज अच्छी नहीं लग रही, एक सेक्शन किसी का कमजोर हो सकता है, सारे नहीं हो सकते। तुमने उस सेक्शन, मान लिया तुम्हारी 90% चीजें तुम्हारी बढ़िया, 10 तुम्हारी बढ़िया नहीं। यार तुम्हें पता है तुम्हारा अंदाजा कैसे जा रहा है, कहाँ गलती हो रही है? दूसरे को 90 नहीं आती, गलती से उसने वो 10 पढ़ ली जो तुम्हें नहीं आती, तो तुम ये मानकर चल बैठे हुए ये बहुत सुपर है, ये बहुत भयंकर है। यार भाई उसे वही आई जो तुम्हें नहीं आई, तो तुमने उसे विनर मान लिया। अदरवाइज आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब तो बस उसको समेट के रखने की जरूरत है और कुछ नहीं करने की जरूरत है। जैसे नोट्स में पेंसिल लो, बारीकी से पढ़ो कि अगर ये स्टेटमेंट के रूप में दिया, एक दिन करवा दूंगा मैं आपका सेशन, बता सकता हूं कि कैसे। जैसे ट्रांसफॉर्मर के शुरू वाले पॉइंट ले लो, तो ये दिमाग में लाओ कि अगर एग्जामिनर ने स्टेटमेंट के रूप में दे दे, या जैसे यूपीआरएल में चीजें घुमा रखी थी, तो कहां जा सकता है एग्जामिनर? तुम अपने आप बहुत भयंकर हो जाओगे। तुम पढ़ रहे हो कि ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस जो आवृत्ति को नहीं बदलता। अबे यार छोड़ना ही तो तुझे आ गई भाई, ये तो तूने रट ली। ये सोच कि एग्जामिनर इसमें कहां कलाकारी कर सकता है, फिर पकड़ लो कि देखो अगर मैं एग्जामिनर होता
तो मैं ई आर एम एस बराबर में 4 फाई एम एफ एन वन देता और मैं ये पूछता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह का कुछ बनाता। तो आर एम एस में 4.44 होता है और तुम 4 लिख रहे हो, भैया ये इनकरेक्ट था, ये मेरा फॉल्स है। तो एज ए एग्जामिनर अपने आप को ढाल कर देखो, क्योंकि देखो यार स्टेप अप स्टेप डाउन है, पता है। अब फिर सोचो कि एग्जामिनर कैसे देगा, 2 स्टेटमेंट देगा और ये कहेगा दोनों में से करेक्ट या इनकरेक्ट कौन सा है। तो आप 2 के बजाय 4 लिखो स्टेटमेंट, सोचो दिमाग में, लिखो भी मत कि N1 ग्रेटर देन N2 और सामने लिख दें स्टेप डाउन। हमने कहा जी बढ़िया है, तो सही था। फिर लिखने लग जाए कि I1 ग्रेटर देन I2, तो सामने लिखने लग जाए स्टेप डाउन, ये गलत। I2 अगर कम है तो वो स्टेप अप है। इस तरह से अपने बेसिक चीजों से सवालों को लिखो मत ना, अब एज ए एग्जामिनर पकड़ने की कोशिश करो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में यार अगर ये देगा तो क्या देगा। या तो छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा है V बराबर IR पे, और क्या दिया यार इस बार इसने, ओम के नियम के लिए इनकरेक्ट शर्त बताओ, ये दे देगा। डिजिटल में गलत कौन सा, ये दे देगा। तो नॉर्मली जब आप रिवाइज करें तो थोड़ा सा समय दें और ये पकड़ने की कोशिश करें कि एग्जामिनर कहाँ घुमा रहा है। कई बार उत्तर है 500 ओम, 500 ओम को लिख दे रहा है सीधे सीधे 0.5 किलो ओम। तो अपने आप को एज एग्जामिनर थोड़ा सा रख के अगर सोचेंगे तो एग्जामिनर रख के सोचने का फायदा यह है कि आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा। अदरवाइज फिर तो वही है यार, वैसे तो नॉर्मल सब लोग करके जा रहे हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट करके देख के ट्राई करो, लिखने में समय खराब ना करे, सिर्फ अब थॉट प्रोसेस से काम ले। टरबाइन के बारे में देख लो, कौन सी निम्न में से इंपल्स कौन सी थी, स्पेसिफिक स्पीड क्या फॉर्मूला देख लो, आई और डी का रिलेशन फ्यूज में देख लो। तो इस तरह के अगर आप सवाल करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, बेनिफिट पहुंचेगा। एक छोटी सी चीज और है, देखो इसमें ग्रेविटी होती है, पढ़ते हो ना, ग्रेविटेशन। देखो भाई, अरे तुम जो पढ़ते हो गुरुत्व, हम उसी की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जब सेव टूटी थी, जो न्यूटन जी ने कहा था नीचे की तरफ गिर गई, तो इसका ये मतलब नहीं था दोस्त कि सिर्फ पृथ्वी ही हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। इस पूरी दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। सेव का द्रव्यमान कम था, इसी वजह से सेव ने पृथ्वी को अपनी तरफ नहीं खींचा। सेव का द्रव्यमान कम था, पृथ्वी का उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था, तो पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ग्रेविटी के फायदे क्या है, हमारा पृथ्वी पर बंधे रहना, पृथ्वी की सतह से हम बाउंड है भाई, तभी तो नहीं उड़ पा रहे। समुद्र में टाइड आना, ज्वार भाटा आई थी, आपने देखा होगा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करना, और सभी प्लेनेट का एक निर्धारित ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घूमना, ये सभी हमारे किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है। इसमें 2 चीजें याद रखिएगा कि मान लिया बेटा ये m1 है, ये m2 है, और ये बीच की जो दूरी है वो d है। जो f है m1 m2 बाई डी स्क्वायर न्यूटन, और यहां लिखते हो आप कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। जो कैपिटल G है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक है जी, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। देखो G का मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11, इसकी यूनिट भी बड़े कमाल की है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी बेटा ये यूनिट हुआ करती है। मान लिया ये पृथ्वी है जी, कैपिटल M, और ये कोई वस्तु है M।
चलो इसे देखो पहले, ये पृथ्वी है, ये कोई वस्तु है m, द्रव्यमान की, ये नीचे की तरफ गिर रही है फ्री फॉल स्थिति में, यानी किसी से बांधने रखी, हमने बॉल छोड़ दी। देखो यार, इस पे नीचे की तरफ जो बल लगता है ना, जी कुछ और नहीं, ये त्वरण ही है, ग्रेविटी का त्वरण। तो F बराबर mg, यानी पृथ्वी किसी भी वस्तु को जितने बल से अपनी तरफ खींचती है वो कहलाता है वजन। तो जो वेट हुआ करता है, ये जो F है बेटा, यही कहलाता है वेट। तो वेट की इकाई कितनी होती है? न्यूटन। किलोग्राम द्रव्यमान की है, ठीक है जी, स्मॉल जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है ना। यानी कि जो आप ए पढ़ रहे थे ना, ये ए है, जब पृथ्वी के नीचे की तरफ आती है कोई वस्तु तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ गिरती है तो फिर माइनस के जी। नीचे से ऊपर फेंकेंगे ना तो माइनस के जी लिया जाता है, ऊपर से नीचे तो प्लस। तो देखो जी का जो मान है बेटा, ये मिलता है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन में दूरी डी स्क्वायर, और ये ग्रेविटी कांस्टेंट ही है। अच्छा एक बात बताओ, जो पृथ्वी होती है, ये नॉर्मल बनाते हो आप, ए भाई 23 1/2 झुकी रहती है सतह पे। अच्छा ये पोल है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो रेडियस है वो ज्यादा होती है यार, और यहां पर पोल पर कम होती है। हमेशा याद रखिए कि यहां जी का जो मान है वो कम होता है, और जो पोल हुआ करते हैं नॉर्थ साउथ, इन पे जी का मान हमेशा अधिक हुआ करता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जी का जो मान है वो कम, और जो पोल होता है, अरे यार रेडियस कम है मतलब डी का मान कम है तो जी ज्यादा नहीं आएगा। तो ये याद रखना, जिस भी मान लिया जैसे ग्रह की हम बात करें, जहां भी जी का मान, स्मॉल जी का मान कम है, वहीं वजन कम होगा। इसलिए चंद्रमा पर जैसे बेटा वेट कहें, मून, चंद्रमा, ई मतलब अर्थ, किसी वस्तु का यहां पर 60 है, 60 न्यूटन, वहां कितना 10 डिवाइड बाय 6 करोगे ना, 6 न्यूटन। द्रव्यमान कहीं भी ले जाओ समान है, लेकिन वजन एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहेगा। ये नॉर्मल आपकी जो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये है। एक दो सवाल टकरा गया तो ग्रेविटी कांस्टेंट, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। आ गया तो 1-2 नंबर बढ़िया प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। नहीं आया तो कोई नहीं, कभी जनरल साइंस में तो काम आएगा तुम्हारे, ये तो कॉमन चीज है वैसे भी। हाँ हाँ पृथ्वी पर होता है, लेकिन ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 लेके भी सॉल्व करते हैं सब। ठीक है, कल कराऊंगा तुम्हें 2 पोर्ट नेटवर्क, परसों कराऊंगा तुम्हें AC टू DC कन्वर्टर, क्योंकि AC टू DC कन्वर्टर के इस बार में 3-4 सवाल आ रखे थे। ठीक है भाई, बस फिर 1 बज जाएगा तुम्हारा आराम से, 2-3 दिन देगा सोल्डरिंग, कोई दिक्कत नहीं, फिर शुरू करेंगे अपना वही काम, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और क्या, छोड़ थोड़ा ही देंगे तुम्हें।